Are you scared of audit and assurance in ACCA? Does ISA 500 and audit evidence confuse you? Let me simplify it. Audit is not about memorizing theory, it's about simply asking three questions. Is audit evidence sufficient? Is it appropriate? And which assertion am I testing? Existence, completeness, or valuations? And that's it. Audit becomes logical and not scary. I have made full detailed video explaining audit evidence, assertions, procedures and exam techniques. Watch it now and turn audit into your scoring subject. हेलो फ्रेंड्स। चलिए तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो डेमो सेशन रहेगा वो होगा ऑडिट एंड एश्योरेंस का पेपर और कंसेप्ट है ऑडिट एविडेंस। तो चलिए देखते हैं ऑडिट एविडेंस का जो कंसेप्ट है वो किस तरह से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीजें आपको कवर करनी चाहिए फॉर ऑडिट एविडेंस। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑडिट एविडेंस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के असर्शंस क्या है, यानी कि क्लेम्स, मैनेजमेंट क्या क्लेम कर रहा है उनके बारे में हमें कुछ एविडेंस इकट्ठा करने हैं। देन सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, कहाँ कहाँ से हम ऑडिट एविडेंस इकट्ठा कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, कौन कौन सी प्रोसीजर्स हमें लगानी होगी टू ऑब्टेन दी ऑडिट एविडेंस। देन रिलाइंग ऑन द वर्क ऑफ अदर्स, किसी और के काम के ऊपर हम किस तरह से रिलाई कर सकते हैं, वो भी हमारे लिए एक तरीके से ऑडिट एविडेंस है। देन सिलेक्टिंग दी आइटम्स फॉर टेस्टिंग, अगर हमें सिलेक्ट करना है, आइटम्स सिलेक्ट करनी है, तो टेस्टिंग किस तरह से करेंगे, किस तरह से टेस्ट करेंगे, कौन कौन से आइटम सिलेक्ट करनी है, कौन से नहीं करनी है, बेस्ड ऑन द सैम्पलिंग टेक्निक्स किस तरह से यूज करेंगे। एंड देन ऑटोमेटेड टूल्स एंड टेक्निक्स, कौन कौन सी टूल्स और टेक्निक्स हम यूज करने वाले हैं फॉर ऑडिट एविडेंस। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑडिट एविडेंस क्या होता है। एज पर ISA 500, ऑडिट एविडेंस का सिंपल सा मीनिंग ये है कि ऑडिट एविडेंस जो है ना, वो ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि ऑडिटर यूज करता है ताकि उसका जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो भी उसको ओपिनियन देना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लगता है कि सही है, सब कुछ सही है, तो उसको कोई ना कोई ओपिनियन तो देना पड़ता है। और वो ओपिनियन देने के लिए उसको चाहिए प्रूफ कि मेरा ओपिनियन जो है वो सही साबित हो, उसके लिए उसे कुछ ना कुछ प्रूफ तो देने होंगे। तो वही प्रूफ इकट्ठा करना, वही एविडेंसेस कलेक्ट करना, वो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ऑल द इंफॉर्मेशंस यूज्ड बाय द ऑडिटर टू अराइव एट कंक्लूजन्स, उसे कंक्लूड भी तो करना है कि मेरा जो ओपिनियन है वो किस पे बेस्ड है। मेरा जो ओपिनियन है, मैं जो ओपिनियन देने वाला हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे है, अबाउट दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी, कि किस तरह से उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हुए हैं, क्या सचमुच रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हुए हैं कि नहीं, वो सब बताने के लिए मुझे ये कंक्लूड करना पड़ेगा और उसके लिए मुझे चाहिए प्रूफ। एंड दैट प्रूफ या इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड द ऑडिट एविडेंस। सिंपल सा मीनिंग। It includes accounting records, invoices, contracts, confirmations, bank statements, management representations, and analytical comparisons। तो ये सारी चीजें आप करते हैं और ये सब कुछ आपके लिए इंफॉर्मेशन हो या कोई एविडेंस हो या कोई प्रूफ हो, दे कॉल्ड ऑडिट एविडेंस। ये सारे आपके पास होने चाहिए, दैट्स कॉल्ड ऑडिट एविडेंस। इसका एक ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑडिटर मस्ट ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अब ये जो लाइन है ना, वो आपको हमेशा एग्जाम में यूज करनी चाहिए। ये जो वर्ड है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ये पूरा वर्ड सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, वो भी ऑडिट एविडेंस आपको इकट्ठा करना चाहिए, मस्ट ऑब्टेन टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क। ऑडिटर को क्या रिस्क होता है? ऑडिटर का रिस्क होता है कि मैं जो सोच रहा हूँ, मेरा जो ओपिनियन है वो कहीं गलत ना साबित हो जाए, उसका रिस्क होता है। तो आपका जो भी ऑडिटर का जो भी ओपिनियन होगा, वो ओपिनियन गलत साबित ना हो, उसका रिस्क होता है। उसको हमें एक्सेप्टेबली लो लेवल पे लाना है। और उसको अगर लो करना है, अगर रिस्क कम करना है, यानी कि कॉन्फिडेंस बढ़ाना है अबाउट द ओपिनियन, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सुफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करने होंगे। दैट्स कॉल्ड सुफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। नाउ सुफिशिएंट अलग मीनिंग होता है और अप्रोप्रिएटनेस अलग मीनिंग होता है। अच्छा, बात करते हैं कि सुफिशिएंट एविडेंस का मतलब क्या होता है। तो सुफिशिएंट एविडेंस एक्चुअली वो बात करता है अबाउट द क्वांटिटी, कि कितना हमें ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करना चाहिए।
तो सफिशिएंट का मतलब है इनफ एविडेंस, कितने ऐसे एविडेंस हमें इकट्ठा करने चाहिए ताकि हमारा जो कंक्लूजन है वो सही साबित हो जाए और हम उसके बारे में श्योर हो जाए। द क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन रिस्क लेवल। रिस्क कितना, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा हमें एविडेंस रिक्वायर होंगे। जितना ज्यादा रिस्क होगा, हमें लगता है कि यहाँ पे ऐसा कोई पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे बहुत ज्यादा हमारा रिस्क इन्वॉल्व होगा, हमें लगता है कि यहाँ पे कुछ फ्रॉड होने के चांसेस है। ज्यादा रिस्क ज्यादा एविडेंस, मोर द रिस्क मोर द एविडेंस रिक्वायर्ड। तो रिस्क लेवल पे भी डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी चाहिए। देन मटेरियलिटी पे डिपेंड करता है ना। मटेरियलिटी का मतलब है इंपॉर्टेंस। जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट, जितना ज्यादा हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन होंगे, उतनी ज्यादा आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा मटेरियल होगा उतना ज्यादा टेस्टिंग। एंड देन क्वालिटी ऑफ एविडेंस। अगर क्वालिटी अच्छी है तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अच्छी क्वालिटी का एविडेंस है मतलब सही है, जेन्युइन लग रहा है, देन जितने कम होगा उतना अच्छा रहेगा। बट अगर पुअर क्वालिटी है, क्वालिटी बहुत खराब है, या फिर आपको लगता है कि जो जेन्युइननेस है या एक्यूरेसी है वो नहीं मेंटेन हो पाई उस एविडेंस में या उस इंफॉर्मेशन में, तो आपको ज्यादा एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो जितनी पुअर क्वालिटी उतने ज्यादा एविडेंस आपको चाहिए होंगे और टू ऑब्टेन दी ऑडिट एविडेंस एंड टू कंक्लूड योर ओपिनियन। जैसे फॉर एग्जांपल, चलो देख लेते हैं, एग्जांपल देखते हैं। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन दिया है आपको। इन्वेंट्री जो है वो $5 million की है, जो कि मटेरियल आइटम है। अब इन्वेंट्री आपको पता है बहुत मटेरियल आइटम है और उसकी वैल्यू भी देखो $5 million। तो दैट मीन्स उसका हाई वैल्यू है। एक तो हाई वैल्यू, दूसरा मटेरियल भी है। इन्वेंट्री इज बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है आपकी बैलेंस शीट और पीएनएल का जो इनकम स्टेटमेंट है दोनों के लिए। तो उसका रिस्क क्या है? इट इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट इज हाई। अगर आपने ये जो इन्वेंट्री का जो वैल्यू है वो सही किया है कि नहीं, अगर आपने उसको ओवर स्टेट कर दिया, ओवर स्टेट करने का मतलब है कि आपने ज्यादा दिखा दिया। अगर ज्यादा दिखा दिया तो अब ये ज्यादा अमाउंट क्यों दिखा सकते हैं? हो सकता है कंपनी को इन्वेंट्री का वैल्यू बढ़ा के आपका प्रॉफिट बढ़ाना होगा। उससे प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो उससे उनकी जो मैनिपुलेटेड बैलेंस शीट है या मैनिपुलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ज्यादा हो जाएंगे, वो आपको ओवर स्टेट हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर रिस्क है कि वो इन्वेंट्री का जो वैल्यू है वो ज्यादा ना दिखा दे, ताकि आप अच्छा, बहुत अच्छा आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना दिखा सको, जो कि ट्रू एंड फेयर नहीं है। तो उसके लिए ऑडिटर को क्या करना होगा? अटेंड करना होगा इन्वेंट्री काउंट। अगर ये रिस्क को आपको कम करना है, यानी कि ये वैल्यूएशन जो दिया है वो सही है कि नहीं वो साबित करना है या उसको चेक करना है, तो आपको अटेंड करना पड़ेगा इन्वेंट्री काउंट। ये क्या होता है? ये फिजिकल काउंट होता है कि आप जब जो इन्वेंट्री काउंटिंग होता है, जैसे कि इन्वेंट्री चेकिंग होती है कि कितने क्वांटिटी अवेलेबल है एट सम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि होता है 31 मार्च, लेट्स सपोज फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंड। तो वहां पे आपको चेक करना होता है। परफॉर्म टेस्ट काउंट्स। आपको टेस्ट काउंट परफॉर्म करना पड़ेगा। जो लोग वो गिनती कर रहे हैं, जो लोग वो काउंटिंग कर रहे हैं, आपको भी खुद परफॉर्म करना पड़ेगा कि काउंटिंग कितना है। रिव्यू करना पड़ेगा वैल्यूएशंस। कौन सा वैल्यूएशंस होगा? फीफो वैल्यूएशंस या वेटेड एवरेज वैल्यूएशंस, एवरेज वैल्यूएशंस, किस तरह से उन्होंने वैल्यूएशन किया है उनको रिव्यू करना पड़ेगा। परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर्स। आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एनालिसिस करना पड़ सकता है कि ट्रेंड क्या है, कौन सा एनालिसिस आपको काम लगेगा। रेशियो एनालिसिस क्या है, स्टॉक टू सेल्स कितना है, या जीपी टू स्टॉक कितना है, सेल्स कितना हो रहा है। तो उनके हिसाब से आपको बताना पड़ेगा कि क्या एग्जैक्टली कॉस्टिंग निकल रहा है और क्या एनालिसिस आपका साबित हो रहा है, तो एनालिसिस सही है कि नहीं। तो ये सारी चीजें आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी ऑडिटर। मोर रिस्क मोर प्रोसीजर्स, एंड मोर प्रोसीजर्स तो मोर एविडेंस। जितना ज्यादा रिस्क उतनी ज्यादा आपको प्रोसीजर लगानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू ऑब्टेन दी ऑडिट एविडेंस। और जितनी ज्यादा प्रोसीजर लगाओगे उतने ही ज्यादा आपको एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे। चलिए, अब बात करते हैं अप्रोप्रिएट एविडेंस की। तो जो सुफिशियंसी है वो बताता था कि कितना क्वांटिटी चाहिए। अब जो अप्रोप्रिएटनेस है वो बताता है कि कितनी क्वालिटी का एग्जैक्ट ऑडिट एविडेंस चाहिए आपको। यानी कि क्वालिटी बताता है कि उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, जेन्युइननेस, एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए। सो अप्रोप्रिएट में दो और चीजें आपको देखनी है। एक देखना है रिलेवेंस और दूसरा देखना है रिलायबल। रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। अब ये जो जितने वर्ड्स में बता रहा हूँ ना आपको, ऑडिट अप्रोप्रिएटनेस, सफिशिएंसी, ठीक है, या रिलेवेंस, रिलायबिलिटी, ये सारे वर्ड्स आपको एग्जाम में भी वैसे के वैसे ही लिखने चाहिए। बिकॉज ये वर्ड्स लिखते ही एग्जामिनर का अटेंशन वहां पे जाएगा
और अगर एग्जामिनेशन का अटेंशन वहां पे जा रहा है, सो दैट मीन्स कि आपको मार्क्स मिलना शॉर्ट पक्का है। चलिए बात करते हैं रिलेवेंस की। अब क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? रिलेवेंस होना चाहिए, यानी कि एविडेंस मस्ट रिलेट टू द असर्शंस बीइंग मेड। जो चीज हम देख रहे हैं या जो चीज के बारे में हम जो मैनेजमेंट का क्लेम है, जो क्लेम कर रहे हैं कि हाँ ये चीज ऐसी है, तो वो चीज वैसी है, या जो भी उन्होंने जो असर्शंस किया है या क्लेम कर रहे हैं उसके रिलेटेड ही एविडेंस मिलना चाहिए। जैसे कि वो लोग बता रहे हैं कि इन्वेंट्री की वैल्यू इतनी है, तो सच में इन्वेंट्री की ही वैल्यू है या किसी और की वैल्यू है, वो चेक करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ टेस्टिंग एग्जिस्टेंस ऑफ रिसीवेबल्स, आपको देखना है कि एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं रिसीवेबल्स, जिनसे पैसा लेना है वो रिसीवेबल जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, तो उनके लिए आपको सेंड करनी चाहिए कंफर्मेशन टू कस्टमर्स। कंफर्मेशन को आप कस्टमर्स को आप कंफर्मेशन भेजो, तो वो साइन करेंगे, उसको रिवर्ट करेंगे आपको, तो उसका मतलब है कि सच में कस्टमर एग्जिस्ट करता है। इफ टेस्टिंग वैल्यूएशन, अगर आप वैल्यूएशन टेस्ट कर रहे हो तो आपको रिव्यू करना चाहिए एजिंग रिपोर्ट। एजिंग रिपोर्ट क्या होता है? जो कितना पुराना कस्टमर है या कौन से आउटस्टैंडिंग बिल्स है, आउटस्टैंडिंग इनवॉइसेस जो कि कस्टमर से लेने हैं, कितने पुराने कस्टमर्स हैं जो जिन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं की, तो वो उससे हमें पता चलेगा कि कितना एजिंग रिपोर्ट है रिसीवेबल्स में कस्टमर्स का। तो उसके हिसाब से हम वैल्यूएशन निकाल सकते हैं कितना पुराना कस्टमर है जिन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं किया। सो दैट्स कॉल्ड वैल्यूएशन। किस तरह से निकालना है, तो वो हम एजिंग रिपोर्ट से देख सकते हैं। अगर गलत आंसर हमने टेस्ट कर लिया तो आपका एविडेंस जो है ना वो इररिलेवेंट हो जाएगा, वो रिलेवेंसी आपको वहां पे देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं रिलायबिलिटी की। तो रिलायबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है सोर्स एंड नेचर ऑफ एविडेंस के ऊपर। तो क्या होता है सोर्स और क्या है नेचर? सोर्स मतलब वो एक्चुअली जो ऑडिट एविडेंस हमने इकट्ठा किया है, जो कलेक्ट किया है, वो कहाँ से कलेक्ट किया, उसका सोर्स क्या है, और नेचर क्या है, किस टाइप का एविडेंस है, और वो कहाँ से पिकअप किया है। जितना ज्यादा रिलायबल उतना लीस्ट रिलायबल। अब देखो रिलायबिलिटी जो है ना वो ज्यादा से कम, मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में आपको बताई गई है। असेंडिंग, यहाँ पे ज्यादा रिलायबिलिटी है, पहला जो है वो ज्यादा रिलायबल है, और आखिरी वाला जो है वो लीस्ट रिलायबल, सबसे कम रिलायबिलिटी। मतलब एक्यूरेसी, कितनी एक्यूरेसी है, कितना जेन्युइन है, वो देख रहे हैं हम, जेन्युइन ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला है एक्सटर्नल एविडेंस, जैसे कि बैंक कंफर्मेशन। एक्सटर्नल एविडेंस का मतलब है कि बाहर से, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से किसी ने आपको कंफर्मेशन दिया है कि एविडेंस कलेक्ट हुआ है, जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ यू, या आपकी आपकी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन से कलेक्ट नहीं हुआ, कहीं और से हुआ है। जैसे कि बैंक वाले का कंफर्मेशन मिला है, दैट मीन्स का बैंक बैलेंस टैली हो गया और बैंक वालों ने कंफर्म भी कर दिया, तो दैट मीन्स ये आपका जो एविडेंस मिला है, बैंक वालों ने एविडेंस दिया ना, आपने खुद ने नहीं दिया, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, तो इसका मतलब इसका स्ट्रॉन्ग रिलायबल है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलायबल। देन ऑडिटर का खुद का ऑब्जर्वेशन, अगर ऑडिटर कोई खुद ऑब्जर्वेशन कर रहा है, जैसे कि इन्वेंट्री आउट हो गया, कोई कोई प्रोसीजर चल रही है, उस इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट कर लिया, तो ये सारी चीजें अगर ऑडिटर खुद ऑब्जर्व कर रहा है तो वो भी उसके लिए रिलायबल है, लेकिन इतना ज्यादा रिलायबल नहीं है। आप देख रहे हो सही है, ठीक है, लेकिन हो सकता है जो देख रहे हो सही भी ना हो, या कुछ सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा है जाएगा, तो वो सारी चीजें भी आपको देखनी पड़ेगी। रिलायबल है, ये भी रिलायबल है। उसके बाद रिलायबिलिटी थोड़ी कम रिलायबिलिटी है, रिटर्न इंटरनल एविडेंस। अब रिटर्न में अपने मैनेजमेंट ने कुछ रिटर्न में दे दिया है इंटरनल एविडेंस। इंटरनल का मतलब अब ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने ही दिया हुआ है। अब जो ऑर्गेनाइजेशन का आप ऑडिट कर रहे हो उसी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको ऑडिट एविडेंस दिया है, लेकिन रिटर्न में दिया है, उसका कोई दूसरा कोई प्रूफ नहीं है, कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सिर्फ रिटर्न में करके दे दिया, तो इतना ज्यादा रिलायबल नहीं होगा, तो इट इज लीस्ट रिलायबल। और सबसे वर्स्ट रिलायबल है ओरल रिप्रेजेंटेशन। सबसे लीस्ट रिलायबल ये है कि आपको सिर्फ बोल के दे दिया, आप सिर्फ बोल दिया कि रिटर्न में नहीं दिया, ओरल रिप्रेजेंटेशन दिया है, वर्बल कम्युनिकेशंस। वर्बल कम्युनिकेशंस इज द लीस्ट रिलायबल, बिकॉज हमें चाहिए ऑडिट एविडेंस इन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशंस, ये चाहिए हमें, ना कि वर्बल कम्युनिकेशंस या ओरल रिप्रेजेंटेशंस। तो दीज आर द लीस्ट रिलायबिलिटी, और सबसे ज्यादा रिलायबल एक्सटर्नल कंफर्मेशन या एक्सटर्नल एविडेंस। तो रिलायबिलिटी इस तरह से डिसाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल बैंक कंफर्मेशन फ्रॉम बैंक इज मोर रिलायबल देन बैंक स्टेटमेंट प्रिंटेड बाय क्लाइंट। क्लाइंट अगर बैंक स्टेटमेंट प्रिंट करके दे
तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो उसमें कुछ भी कुछ प्रिंटिंग करके दे सकता है या कुछ एडिटिंग करके दे सकता है। बट अगर बैंक ने कंफर्म कर दिया बैंक का बैलेंस, तो इसका मतलब ये बैंक ने कंफर्म किया तो सही क्या होगा, ये ज्यादा रिलायबल है एज कम्पेयर टू दिस वन। बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के असर्शंस। हाँ, असर्शंस का मतलब है कि मैनेजमेंट क्लेम करता है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब ये मैनेजमेंट को लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या सही है, उनका जो भी उन्होंने किया है अकाउंटिंग पूरा रिपोर्टिंग किया है वो सही किया है, ऐसा उनको लगता है। चलिए असर्शंस की बात करें तो असर्शंस में दो टाइप के असर्शंस होंगे। एक होगा अबाउट द क्लास ऑफ ट्रांजेक्शंस, कि जो क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शंस है ट्रांजेक्शंस के टाइप के हिसाब से असर्शन करने हैं। तो देखते हैं जो ये वाले जो असर्शंस है वो रिलेट करते हैं इनकम स्टेटमेंट से। इनकम स्टेटमेंट की आइटम्स है, यानी कि आपका इनकम स्टेटमेंट जहाँ पे आपका सेल्स, परचेजेस, एक्सपेंसेस, ऑल दिस थिंग्स। तो कौन कौन से की असर्शंस है जो आपको यूज करने चाहिए, जैसे अकरेंस के लिए। अकरेंस कहाँ होता है, अकरेंस का मतलब ट्रांजेक्शन एक्चुअली हुआ है कि नहीं, अगर वो देखना है तो आपको अकरेंस देखना है। जैसे कि सेल्स रिकॉर्ड आर रियल है कि नहीं, सेल्स तो रिकॉर्ड हुआ है अकाउंटिंग में, लेकिन क्या वो रियल सेल्स है या ऐसे ही फेक डमी सेल्स बना के दिए है, वो आपको पता करना चाहिए अकरेंस। देन कंप्लीटनेस, कि सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुए हैं, सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हुए हैं कि नहीं, इंक्लूड हुए हैं कि नहीं, कोई एक्सपेंसेस मिस आउट तो नहीं हुए, वो आपको देखना है। कंप्लीटनेस चेक करना है, एक्यूरेसी चेक करनी है, करेक्ट अमाउंट रिकॉर्ड हुए कि नहीं। एक्यूरेसी का मतलब है कि जो अमाउंट करेक्टली उन्होंने रिकॉर्ड किया है कि नहीं। सपोज 10 लाख रुपए का बिल था, उन्होंने 15 लाख रुपए से रिकॉर्डिंग किया है, तो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस कम्युनिकेशन हुआ है या मिस रिपोर्टिंग हुआ है, तो वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। जितना अमाउंट बिल्स के ऊपर, इनवॉइस के ऊपर है, उतने का ही रिकॉर्डिंग होना चाहिए, ज्यादा कम नहीं होना, एक्यूरेट अमाउंट होनी चाहिए। कट ऑफ डेट का आपको ध्यान रखना है, रिकॉर्ड हुए करंट पीरियड में, जिस पीरियड का वो ट्रांजेक्शन है उसी पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए, और एज पर द अप्रूवल कंसेप्ट अकाउंटिंग का। तो उसके हिसाब से कट ऑफ डेट आपको पता होनी चाहिए। अगर दिसंबर का ट्रांजेक्शन है तो दिसंबर में ही होना चाहिए उसकी रिकॉर्डिंग, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, नवंबर में नहीं, जनवरी में भी नहीं, रिकॉर्डिंग दिसंबर में ही होनी चाहिए, बिकॉज दैट ट्रांजेक्शन बिलोंग्स टू दिसंबर मंथ। देन क्लासिफिकेशन, प्रॉपर अकाउंट्स का यूज होना चाहिए। क्लासिफिकेशंस, अगर आपका सेल्स है तो सेल्स कहाँ जाएगा, कौन सी इनकम स्टेटमेंट में जाएगा या बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएगा, कहाँ पे जाएगा, उसका प्रॉपर हेडिंग होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन होना चाहिए, अकाउंट क्लासिफिकेशन, दैट शुड बी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें जो है वो क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन्स को डिनोट करती है। ये सारे असर्शन आपको चेक करने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, क्लाइंट ने रिकॉर्ड किया है $5 लाख दिसंबर का सेल्स। अब ये दिसंबर का सेल्स है तो एक कट ऑफ डेट आपको ध्यान में रखनी चाहिए। वैल्यू के लिए हमें वो देखना चाहिए कि एक्यूरेसी है कि नहीं, और कंप्लीट है कि नहीं, जो रिकॉर्ड जो सेल्स है वो सारे सारे सेल्स कंप्लीट हुए हैं कि नहीं, डिस्पैच नोट हुए हैं कि नहीं। डिस्पैच नोट डेटेड दिसंबर, ये आपको देखना है कट ऑफ के लिए, कट ऑफ डेट अच्छे से हुआ है ना। अगर आपने सेल्स किया है तो डिस्पैच नोट तो बनाया होगा, आपने गोडाउन से अपने गुड्स निकाले हैं तो उसका डिस्पैच नोट बनता है कि इतने चीजें आपने डिस्पैच की है टू द फाइनल कंज्यूमर। एंड कस्टमर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ऑब्वियसली अगर आपने सेल्स रिकॉर्ड किया है तो सेल्स किसको दिया होगा, कस्टमर को दिया होगा, तो सच में वो कस्टमर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, अकरेंस देखना है, अकरेंस, एग्जिस्टेंस। एंड ऑल दिसंबर डिस्पैच नोट्स इनवॉइस हुए कि नहीं। डिस्पैच नोट बनाना और इनवॉइस बनाना इज टोटली डिफरेंट। डिस्पैच नोट क्वांटिटी का बनता है कि कितनी क्वांटिटी हमने डिस्पैच की, लेकिन इनवॉइस जो है वो रेट के मल्टीप्लाई करके बाद बनता है, यानी कि क्वांटिटी प्लस रेट, यानी कि आपको वैल्यू का इनवॉइस बनता है। डिस्पैच नोट क्वांटिटी का बनता है कि इतनी क्वांटिटी का हमने कुछ डिस्पैच किया। तो इससे आपको मिलेगा कि कंप्लीट है कहीं, सारे का सारा डिस्पैच नोट जो है वो कन्वर्ट हुआ है कि नहीं इनवॉइस में। अगर नहीं हुआ है तो आपको कहीं ना कहीं गलती है, डिस्पैच हुआ लेकिन सेल्स नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ लूपहोल्स हो सकता है, कुछ फ्रॉड हो सकते हैं, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। ये होते हैं असर्शंस फॉर द क्लास ऑफ ट्रांजेक्शंस। चलिए अब बात करते हैं असर्शंस फॉर अकाउंट बैलेंसेस। अब कुछ ना कुछ अकाउंट के बैलेंसेस भी होंगे। अब ये किससे रिलेट करते हैं, ये रिलेट करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन से, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेट करते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें चेक करनी चाहिए, एग्जिस्टेंस चेक करना चाहिए, असेट्स है या लायबिलिटी है, क्या वो सच में एग्जिस्ट करती है कि नहीं, असेट है या लायबिलिटी, वट एवर द एग्जिस्टेंस चेक करना चाहिए। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, अगर असेट है तो हमारा राइट है, लायबिलिटी है तो हमारा ऑब्लिगेशन है, वो कंपनी ने ओन किया होना चाहिए, कंपनी का खुद का है ना। असेट है तो कंपनी की खुद के नाम पे है कि नहीं, इनवॉइस चेक करो। लायबिलिटी है तो कंपनी की लायबिलिटी है तो थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ले लो कि सच में ये कंपनी को पे करना है कि नहीं।
देन कंप्लीटनेस चेक करो, नथिंग मिसिंग, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, कंप्लीट है, सारे ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने चाहिए। वैल्यूएशन और अलोकेशन की बात करें तो प्रॉपर वैल्यू का रिकॉर्डिंग होना चाहिए। एंड प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर्स, जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ प्रेजेंटेशन करना पड़ता है, किस तरह से प्रेजेंट किया है, कौन सी चीज को कहाँ प्रेजेंट करना है और उसके बारे में क्या डिस्क्लोज करना है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो पता होना चाहिए। और ये सारी चीजें हमें बताती है असर्शंस। ये सारे असर्शंस, 5 असर्शंस और वो 5, टोटल 10 असर्शंस आप इंक्लूड करते हो तो उससे आपको पता चल जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रियली ट्रू और नॉट। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो इसका एग्जाम्पल है कि इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री जो है वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस। इन्वेंट्री का वैल्यू उन्होंने दिया है कि रिकॉर्डिंग किया है उन्होंने $2 मिलियन से। तो ऑडिटर को क्या क्या चेक करना चाहिए, एक तो फिजिकल काउंट करना चाहिए एग्जिस्टेंस के लिए, सच में फिजिकल काउंट करके देखना चाहिए कि सच में एग्जिस्ट करती है कि नहीं इन्वेंट्री। दूसरा परचेज इनवॉइस, अगर इनवॉइस अगर आपके पास इन्वेंट्री है, स्टोर है, तो उसका मतलब आपने कहीं ना कहीं परचेज किया होगा, और वो परचेज किया होगा तो आपके पास राइट होगा, ये राइट आपका चेक करना है प्रॉपर इनवॉइसिंग के। एनआरवी की टेस्टिंग करना चाहिए फॉर वैल्यूएशन के लिए। वैल्यूएशन का बताओ फीफो या वेटेड एवरेज, कौन सी मेथड यूज की है वैल्यूएशन के लिए, वो आपको एनआरवी का टेस्टिंग करना चाहिए। नेट रियलाइजेबल वैल्यू वो भी चेक करनी चाहिए, सच में कोई एनआरवी ड्रॉप तो नहीं हुई। अगर गुड्स इन ट्रांजिट है तो वो इंक्लूड है कि नहीं, कंप्लीट है कि नहीं, गुड्स इन ट्रांजिट को इंक्लूड किया है कि नहीं, वो भी होना चाहिए, बिकॉज आपके इन्वेंट्री में इन्वेंट्री की वैल्यूज के इफेक्ट अफेक्ट होने वाली है। तो ये सारे असर्शन आपको चेक करने चाहिए। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस की, कि कौन कौन से सोर्सेस है जहां से हम ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं। तो देर आर टू मेजर टाइप्स। फर्स्ट वन इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, कंट्रोल प्रोसीजर्स, उनको हम टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ऑडिटर नीड्स टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द इंटरनल कंट्रोल्स इन दी ऑर्गेनाइजेशंस। तो उसका पर्पस है टू टेस्ट वेदर द इंटरनल कंट्रोल्स आर वर्किंग इफेक्टिवली। तो ऑर्गेनाइजेशंस अपने अपने इंटरनल कंट्रोल्स ऑलरेडी प्रोसेस कर रहा होगा, अकाउंटिंग के लिए, टैक्सेशन के लिए, फाइनेंस कंट्रोल्स के लिए, कहीं ना कुछ उनके इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं। तो वो इंटरनल कंट्रोल्स या उनकी प्रोसीजर्स या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, एसओपीस कहते हैं उनको, वो सभी इफेक्टिवली वर्क कर रही कि नहीं। मैनेजमेंट का जो भी परफॉर्मेंस है, या मैनेजमेंट ने जो गाइडलाइंस तय की हुई है, क्या वो गाइडलाइंस के हिसाब से वहाँ पे वर्किंग चल रही है, इफेक्टिव है, वो चेक करना ऑडिटर की रिक्वायरमेंट, ऑडिटर की जिम्मेदारी भी। इज यूज्ड व्हेन द ऑडिटर वांट्स टू रिलाई ऑन द कंट्रोल्स। कंट्रोल्स चल रहे हैं बट आपको रिलाई करना पड़ेगा, बिकॉज एवरीथिंग यू कैंट चेक ऑन योर ओन। आप खुद सब कुछ चेक नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई ऑडिटर को दूसरों के काम के ऊपर रिलायंस करना पड़ेगा, यानी कि उनको कंट्रोल्स चेक करना पड़ेगा। अगर कंट्रोल इफेक्टिवली चेक हो रहे हैं, यानी कि आप अच्छे से अगर वो कंट्रोल्स काम कर रहे हैं, दैट मीन्स ऑडिटर का रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर इंटरनल कंट्रोल्स अगर बहुत वीक है, तो ऑडिटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ऑडिटर का रिस्क बढ़ जाएगा, उसको सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स, एडिशनल प्रोसीजर्स को यूज करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक कंट्रोल की बात मैं बताऊं तो ऑल क्रेडिट सेल्स अप्रूव्ड बाय द क्रेडिट मैनेजर। अब ऐसा होता है कि कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में जो जितना भी क्रेडिट सेल्स होता है वो कहीं ना कहीं एक क्रेडिट मैनेजर होता है, वो अप्रूव करता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर क्रेडिट मैनेजर ने अप्रूव किया तो ही क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं। क्रेडिट सेल्स तभी होगा जब क्रेडिट मैनेजर आपका अप्रूवल देगा। तो ऑडिटर को इस केस में क्या चेक करना चाहिए, ऑडिटर को कुछ सैंपल सिलेक्ट करनी चाहिए सेल्स इनवॉइस के, क्या सच में उसमें अप्रूवल्स मिला है, क्रेडिट सेल्स है तो क्या क्रेडिट सेल्स के लिए वो सिग्नेचर चेक कर सकता है अप्रूवल के लिए कि क्रेडिट मैनेजर का साइन है कि नहीं है, अप्रूवल दिया है कि नहीं। अगर कंट्रोल अच्छे से वर्क कर रहे तो आपका सब्सटेंटिव टेस्टिंग जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो इसका मतलब सिंपल है कि कंट्रोल्स अगर अच्छे से चल रहे तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम करने की जरूरत है आपको। सब्सटेंटिव प्रोसीजर की ऑडिटर को सब्सटेंटिव प्रोसीजर की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन अगर कंट्रोल वीक है तो ज्यादा आपको सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स यूज करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स क्या होती है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो हमने इंटरनल कंट्रोल चेक किया, अब इंटरनल कंट्रोल अगर वीक निकला, अगला स्टेप होगा हमारा कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को करवाना। अब ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या होता है, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। कहीं पे कुछ फ्रॉड है, कहीं पे कुछ मिसस्टेटमेंट्स हो गया है, कहीं पे कुछ एंट्रीज गलत हो गई है, तो एसओपी है वो वर्क नहीं हो रही है, तो ये सब चीजों को डिटेक्ट करना होता है और वो ऑडिटर की जिम्मेदारी है। वहां पे भी आपको दो टाइप के सब्सटेंटिव प्रोसीजर हम यूज कर सकते हैं। पहला है टेस्ट ऑफ डिटेल्स, कि हम डिटेल्स को टेस्ट कर सकते हैं।
कौन सी टेस्टिंग करनी पड़ेगी? डिटेलिंग में। चेकिंग इंडिविजुअल ट्रांजेक्शंस और बैलेंसेस, हर एक ट्रांजेक्शंस या हर एक जो भी फाइनेंशियल पोजीशन पे जितना भी बैलेंसेस अवेलेबल है उन सभी बैलेंसेस को हमें चेकिंग करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कंफर्म रिसीवेबल्स, जो कंफर्मेशन देते हैं ना, कंफर्मेशंस, लेजर कंफर्मेशन यू कैन से, और एक्सटर्नल कंफर्मेशंस। देन इंस्पेक्ट कर सकते हैं इनवॉइसेस, इनवॉइसेस को हम इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं, फिजिकल वेरीफाई कर सकते हैं, रिकैलकुलेट कर सकते हैं डेप्रिसिएशन। अगर डेप्रिसिएशन उन्होंने कैलकुलेट करके दिया है तो यू कैन अगेन रिकैलकुलेट डेप्रिसिएशन एज पर योर रिक्वायरमेंट्स, एज पर योर प्रोसीजर्स। तो ये सारी चीजें है, ये हम टेस्ट करेंगे डिटेल्स के बारे में कि जो जो डिटेल्स उन्होंने प्रोवाइड किए वो हम वापस से रिकैलकुलेट कर सकते हैं या कंफर्म कर सकते हैं एविडेंस कलेक्ट करके। सेकंड मेथड होता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अब इसके बाद ना सबसे आखिर में होता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ये लास्ट स्टेप है। आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, एनालिसिस बिटवीन, आपको कंपेयर करना पड़ेगा रिलेशनशिप्स, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है और ट्रेंड क्या है, पास्ट ट्रेंड्स क्या है, क्या रिलेशनशिप है दो चीजों के बीच में। जैसे कि क्रॉस मार्जिन कंपैरिजंस, पास्ट ईयर का और करंट ईयर का क्रॉस कंपैरिजंस, या सेल्स ग्रोथ का एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। क्या ट्रेंड चल रहा है सेल्स में, हाउ मच द जीपी, हाउ मच एनपी कितना है, पिछले साल कितना था, ये सब चीजें हम चेक कर सकते हैं। इवन तो अगेन वी कैन यूज द रेशियो एनालिसिस, क्विक रेशियो कितना है, करंट रेशियो कितना है, जीपी एनपी रेशियोज क्या है, ये सारी चीजें हम चेक कर सकते हैं थ्रू दी एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि लास्ट ईयर का जीपी आपका रहा था 40% और करंट ईयर का जीपी वाज ओनली 25%, so that's a drastic change। ऑडिटर को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज है, 40 से 25% इतना ज्यादा डाउन हो गया है जीपी। आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए डिटेल में। तो हो सकता है आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा और इन्वेस्टिगेट करने के बाद आपको पता चलेगा रीजंस। अब उसके रीजन कुछ भी हो सकते हैं, जैसे प्राइस का इशू हो सकता है, आपने प्राइस रिड्यूस कर दी, या फिर कुछ चोरी हो गया, इन्वेंट्री चोरी हो गई, या इन्वेंट्री में एरर लगी है, आपने इन्वेंट्री सही से रिकॉर्ड नहीं की, कुछ मिसिंग हो गई है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी चाहिए, या एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर दी है, कहीं ना कुछ एरर हो गया, वो एरर को आपको इन्वेस्टिगेट करना है। एज एन ऑडिटर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेक्टिफाई द एरर्स, बट वो आपकी अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एज यू नो कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट तो है वो मैनेजमेंट की है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट की है, जो कंपनी की अकाउंटिंग मैनेज कर रहे हैं उनकी है। पर उनसे कहीं गलती होती है, या उनसे हो सकता है डेलिबरेटली कुछ गलती हुई है, या जानबूझ के कुछ उन्होंने गलती की है, तो दैट्स मीन्स आपको एज अ ऑडिटर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका ओपिनियन लगने वाला है और आपका ओपिनियन मैटर करता है पूरी तरह से। आपको ओपिनियन देने से पहले आपको इंश्योर करना पड़ेगा, और इंश्योर करने के लिए ही आपको ये सारी प्रोसीजर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। तो ये टाइप, अलग अलग टाइप्स की ऑडिट प्रोसीजर है जो हम चेक कर सकते हैं ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। देयर आर मेन 7 प्रोसीजर्स, 7 प्रोसीजर्स है, जिसमें इंस्पेक्शंस, जैसे कि एग्जामिन करना रिकॉर्ड्स को, असेट्स को एग्जामिन करना, देखिए इंस्पेक्शन करना, वेरीफाई, खुद वेरीफाई करना, फिर ऑब्जर्वेशन करना, वॉचिंग द प्रोसेस, जो भी प्रोसेस चल रहा है, जैसे कि सपोज स्टॉक काउंटिंग प्रोसेस, इन्वेंटरी का काउंटिंग चल रहा है, तो यू कैन जस्ट ऑब्जर्व दैट प्रोसेस कि किस तरह से काउंटिंग हो रहा है, क्या वो लोग चेक कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो वन मोर प्रोसीजर्स। देन इंक्वायरी कर सकते हैं आप, ऑब्जर्वेशन से नहीं समझ में आ रहा है तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं, आस्क द मैनेजमेंट फॉर एनी क्लैरिफिकेशंस आपको चाहिए वो। फिर कंफर्मेशन ले सकते हैं, थर्ड पार्टी का कंफर्मेशन मांग सकते हैं, एक्सटर्नल कंफर्मेशन यू कैन से। देन रिकैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी चीज आपको अरिथमेटिक एक्यूरेसी चेक करनी है, टोटलिंग एरर तो नहीं है, कहीं पे कुछ लूप होल तो नहीं है, टेक्निकल एरर तो नहीं है, ये सब रिकैलकुलेट कर सकते हैं। रीपरफॉर्मेंस कर सकते हैं, आप रिड्यू कर सकते हैं कंट्रोल्स को। रिड्यू कंट्रोल का मतलब जो कंट्रोल ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुके हैं, जो कंट्रोल कोई और यूज कर रहा है, आप उसको फिर से रीटेस्ट करवा सकते हो। आप खुद एक डमी इन्वॉइसेस या फेक इन्वॉइसेस इंटर करवा के दे सकते हो, और वहां पे अगर कोई सिस्टम अगर उसको पकड़ सकता है, यानी कि उसको डिटेक्ट कर लेता है, तो सिस्टम सही चल रहा है। और अगर डमी इन्वॉइस पकड़ में नहीं आना, तो फिर इसका मतलब ये कि सिस्टम ही गलत है। एनालिटिकल प्रोसीजर्स, अब ये एनालिटिकल प्रोसीजर आपको साथ में लास्ट में ऐड करने हैं, रेशियो ट्रेंड्स या एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस या रेशियो एनालिसिस आपको यूज करना है। एंड लास्ट स्टेप या लास्ट प्रोसीजर है, आपको यहाँ पे ये सारी प्रोसीजर आपको यूज करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल टेस्टिंग वेजेस, अगर आप वेजेस को टेस्टिंग कर रहे हैं तो इंस्पेक्ट पेरोल रिकॉर्ड्स, आप पेरोल के रिकॉर्ड्स टेस्ट कर सकते हो कि आपको उनको रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हो, या रिकैलकुलेट कर सकते हो वेजेस, क्योंकि वेजेस का जो है ना वो एचआर डिपार्टमेंट काम करता है, या सपोज कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उनको कुछ वेजेस कैलकुलेशन किए, तो वो तो इंटरनल है, दे आर द इंटरनल। तो हमें तो, और हम तो एक्सटर्नल रहेंगे क्योंकि ऑडिटर की रिक्वायरमेंट है। तो ऑडिटर को ये सारे रिकॉर्ड चेक करने चाहिए, पेरोल के रिकॉर्ड्स, अटेंडेंस के रिकॉर्ड,
कैलकुलेट करनी चाहिए, फिर से कैलकुलेट करनी चाहिए, वेजेस जो भी है वो फिर से कैलकुलेट करनी चाहिए। देन रीपरफॉर्म्स पेरोल कंट्रोल्स, तो पेरोल के कंट्रोल्स जो है वो आपको फिर से रीपरफॉर्म करने चाहिए। एंड एनालिटिकल कंपेयर्स करना चाहिए, एनालिटिक्स के लिए आपको कंपेयर करना चाहिए वेजेस एंड एक्सपेंस परसेंटेज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। अब बात करते हैं रिलाइंग ऑन द वर्क ऑफ अदर्स। ऑडिटर को अपनी ड्यूटीज निभाने के टाइम पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंटरनल या एक्सटर्नल पर्सन के ऊपर रिलाई करना पड़ता है, उनके वर्किंग्स को वो यूज कर सकते हैं। अगर उनकी वर्किंग्स को यूज करना है तो इनका मतलब ये है कि उनको उनके ऊपर रिलाई करना पड़ेगा, उनके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। और इसी के लिए ऑडिटर में रिलाई ऑन एक्सपर्ट्स। और एक्सपर्ट ISA 620 एक्सपर्ट के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से एक्सपर्ट हो सकते हैं, जैसे कि वैल्यूअर्स, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, शेयर्स वैल्यूएशंस, गुडविल वैल्यूएशंस, बिजनेस वैल्यूएशंस, तो बहुत सारे वैल्यूअर्स होंगे, उनके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। या एक्चुअरीज है जो एक्चुअरीज का काउंटिंग करते हैं, एक्चुअरीज जो कि स्पेसिफिकली एम्प्लॉइज की सैलरी कंपटीशंस या लायबिलिटीज किस तरह से होगी बिजनेस की, उनके लिए है। देन लॉयर्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, किसी भी पर्टिकुलर लॉ या रेगुलेशंस के बारे में अगर कुछ जानना है। तो ये सारे एक्सपर्ट्स हैं, उनके ऊपर, उनके वर्किंग के ऊपर ऑडिटर को रिलाई करना पड़ सकता है, बिकॉज उनको चाहिए एविडेंस, और एविडेंस ये लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी हैज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, तो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन है तो किसके पास जाएंगे, प्रॉपर्टी वैल्यूअर्स के पास जाएंगे। तो प्रॉपर्टी वैल्यूअर्स ने कुछ ना कुछ वर्किंग किया होगा, तो उसकी वर्किंग के ऊपर ऑडिटर को क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी करने के लिए। ही कैन चेक एक्सपर्ट कॉम्पिटेंस, मतलब कि वो सच में, वो जो बंदा है जो वैल्यूअर है, क्या वो सच में कॉम्पिटेंट है कि नहीं, इज ही एक्चुअली कॉम्पिटेंट, क्या उसके पास कोई डिग्री है, क्या उसके पास कोई प्रोफेशन सर्टिफिकेट है, कोई प्रोफेशनल है वो। ये सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी, उसका रिलायबिलिटी। देन चेक इंडिपेंडेंस, ऐसा है भी हो सकता है कि वो इंडिपेंडेंट ना हो, यानी कि वो किसी ना किसी के दबाव में आके अगर वो रिपोर्ट दे रहा है, ठीक है, तो ये सही नहीं है ऑडिटर के लिए, तो फिर वो ऑडिटर उसके ऊपर रिलाई नहीं होता। अगर वो इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी के दबाव में आके उसने ये रिपोर्ट नहीं दिया, मतलब अपने खुद से हिसाब से उसने रिपोर्ट बनाया है, तो वो परफेक्ट रिपोर्ट हो सकता है, तो उसके ऊपर वो रिलाई कर सकता है ऑब्वियसली। तो उसको इंडिपेंडेंटली चेक करना पड़ेगा क्या सच में वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट के उनको देखना है कि क्या वो जो एक्सपर्ट है वो इंटरनल एक्सपर्ट है या एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल है तो फिर इंडिपेंडेंस तो सच में आ ही जाएगा। अगर इंटरनल है तो फिर आपको फिर से चेक करना पड़ेगा कि अगर इंटरनल है तो कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं आना, कहीं किसी का रिलेटिव तो नहीं है कंपनी में, वो चेक करना पड़ेगा। रिव्यू करना पड़ेगा अजम्पशन यूज, अब उसमें बहुत सारे अजम्पशन यूज किए होंगे, जहां जहां पे उसने लॉ के बारे में या कोई प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के बारे में अगर उसने कुछ बताया है, तो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के लिए उसने कुछ ना कुछ अजम्पशन यूज किए होंगे, कुछ क्लैरिफिकेशन उसने दिए होंगे, तो क्या वो अजम्पशंस क्लैरिफिकेशंस सही है कि नहीं, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। देन इंटरनल ऑडिटर, अब एक्सपर्ट के अलावा एक और पर्सन है इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिट जहाँ पे होता है वहां पे एक ऑडिटर होता है जो कि इंटरनली जो भी काम होते हैं अकाउंटिंग का या टैक्सेशन का, फाइनेंस का कंट्रोल करना, तो वो सारी प्रोसीजर्स वो अकेला कंट्रोल करता है। वो एक पर्सन है जो पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है, ये इंटरनल ऑडिट कर रहा है, तो ऑडिट कर रहा है, लेकिन वो इंटरनल। हम एक्सटर्नल ऑडिटर है, जो ऑडिटर की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर। तो एक्सटर्नल ऑडिटर कैन रिलाई ऑन द इंटरनल ऑडिट वर्क, ऑब्वियसली उसका ऑब्जेक्टिव चेक कर सकता है कि उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, वो पर्पस क्या है उसका, इंटरनल ऑडिट किस तरह से कर रहा है, क्या पर्पस है उसका, क्या वो कॉम्पिटेंट है, क्या उसके पास डिग्री है, क्या वो प्रोफेशनल है, क्या वो भी प्रोफेशनल है ये है, या इंटरनल ऑडिटर का कोई सर्टिफिकेट है, नॉलेजेबल पर्सन है कि नहीं, वो भी चेक करना पड़ेगा। एंड सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो कर रहा है कि नहीं, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या वो पर्सन सच में जिस प्रोसेस के हिसाब से, जिस अप्रोच के हिसाब से आपको इंटरनल ऑडिट करना चाहिए, क्या वो इसके हिसाब से कर रहा है कि नहीं, वो आपको चेक करना है। इंटरनल ऑडिट टेस्टेड पेरोल कंट्रोल्स, देखो इंटरनल ऑडिटर ने टेस्ट किया है, पेरोल के कंट्रोल्स चेक किए, तो आपको उसके ऊपर रिलाई करना है। आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनल आप अगर फिर से पेरोल कंट्रोल चेक करोगे तो उसका काम और आपका काम सेम हो जाएगा, आपको सेम काम नहीं करना, आपको उससे कुछ डिफरेंट काम करना है। उसने चेक किया है, उसने सारे कंट्रोल टेस्ट किए हैं, तो आपको उसको रिव्यू करना है, उसका वर्क, देयर वर्क, एंड रिड्यूस द टेस्टिंग। आपको टेस्टिंग रिड्यूस करनी है, आपको फिर से टेस्टिंग करना है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं उसका काम का। आपको फिर से टेस्टिंग नहीं करनी, आपको उसने जो टेस्टिंग किया उसको रिव्यू करना है, क्या उसने सच में सही किया, रैंडम सैम्पलिंग या कुछ टेक्निक यूज करके आपको सिर्फ रिव्यू करना है, क्या उसने जो किया सही किया, गलत किया।
वहाँ पे उससे गलती हुई, आप उससे बात कर सकते हो। एक्सटर्नल ऑडिटर है या इंटरनल ऑडिटर है या एक्सटर्नल एक्सपर्ट है, उनके साथ आप बात कर सकते हो, उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो और उनके साथ उन्होंने जो भी प्रोसेस यूज किया उस प्रोसेस का उसके उनसे आप कम्युनिकेशन कर सकते हो और कि उन्होंने सच में क्या किया है। देन थर्ड वन इज द सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस। अब सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस कब यूज होते हैं? जब भी हम कोई भी चीज आउटसोर्स करते हैं, जैसे कि पेरोल। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन में पेरोल को आउटसोर्स किया है, मतलब किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने उसका काम किया हुआ है, तो इसके लिए हमें पेरोल का जो आउटसोर्सिंग हुआ है वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन के पास से हमें रिपोर्ट मांगना पड़ेगा कि आपका क्या रिपोर्ट है। तो वो ऑडिटर को ऑब्टेन करना पड़ेगा सर्विस ऑडिटर का रिपोर्ट। मतलब ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो आउटसोर्स कंपनी है, जो जिसने आउटसोर्सिंग लिया हुआ है, जो आउटसोर्सिंग प्रोवाइड कर रही है, क्या उस कंपनी का भी तो ऑडिट हुआ होगा, तो उस कंपनी के ऑडिटर का रिपोर्ट मंगवा, उस कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट। अगर उसमें सब सही है तो मतलब ये हमारा रिपोर्ट, हमारा जो कैलकुलेशन है या जो हमारा वो जो पेरोल का डेटा दिया हुआ वो सही होगा। सिंपल सी बात। एंड इवेलुएट कर सकते हैं कंट्रोल्स कि वो जो उन्होंने जो भी कंट्रोल्स यूज किए, जो भी उन्होंने टेक्निक यूज की, ऑडिट की प्रोसीजर्स यूज किए, क्या वो सच में सही है कि नहीं। क्या आप उनको इवेल्युएट कर सकते हैं उसको? अगर आप अच्छे से कर सकते हैं, आप समझ में आ रहा है अगर आपको, तो यू कैन रिलाई ऑन दैट वर्क। तो तीन टाइप के टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या टाइप्स ऑफ पर्सन कह सकते हैं जिनके ऊपर आपको रिलाई होना होना पड़ सकता है। फर्स्ट वन इज द एक्सपर्ट, जो कि एक्सटर्नल एक्सपर्ट होगा। दूसरा है हमारा इंटरनल ऑडिटर। और तीसरा है सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि आउटसोर्स। तीन लोगों पे आपको डिपेंडेंट होना पड़ सकता है, उनकी रिव्यूज, उनकी वर्किंग्स के ऊपर आपको डिपेंड होना सकता है। तो उसके लिए आपको उनकी वर्किंग चेक करनी पड़ेगी, उनकी कंपेटेंस चेक करना पड़ेगा, उनका क्वालिफिकेशंस क्या है, बैकग्राउंड क्या है, प्रोफेशनल्स का कोई ऐसी डिग्री है कि नहीं, वो चेक करना पड़ेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। बात करते हैं सिलेक्टिंग आइटम्स फॉर टेस्टिंग। कौन कौन से आइटम्स हमें सिलेक्ट करनी पड़ेगी टेस्टिंग के लिए। अब हमें कुछ ना कुछ टेस्टिंग करनी है कि क्या हम करना चाहते हैं, ऑडिट करना है इन टाइप्स ऑफ। तो किस तरह से करेंगे? एक होता है 100% टेस्टिंग, मतलब हर एक आइटम्स को हम इवेलुएट करेंगे इन डिटेल में। वो कब यूज होता है? वो यूज होता है जब हमारे पास हाई रिस्क हो, मतलब कोई ऐसी आइटम है जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। स्मॉल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन स्मॉल है, मतलब कम से कम क्वांटिटी ज्यादा है, क्वांटिटी कम है, सॉरी, क्वांटिटी इज लेस बट क्वालिटी इज हाई, या रिस्क बहुत ज्यादा है, रिस्क इज हाई। और की आइटम्स है, मतलब बहुत मेन आइटम है आपकी बैलेंस शीट की या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की या फिर आपके इनकम स्टेटमेंट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम है, की आइटम्स है, तो उसको आपको 100% टेस्टिंग करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल, ओनली 10 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, तो टेस्ट ऑल। ऑब्वियसली सिर्फ 10 लोग ही तो है रिलेटेड पार्टी में, तो रिलेटेड पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस है, उनके ट्रांजैक्शन आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेगी, तो रैंडम सैम्पलिंग नहीं चलेगी वहां पे, या सिलेक्टेड सैम्पलिंग भी नहीं चलेगी, आपको पूरा का पूरा सबको आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि सारे के सारे ट्रांजैक्शन आपको देखने पड़ेंगे। चलिए, अब बात करते हैं सेकंड टाइप की, जो कि है स्पेसिफिक आइटम टेस्टिंग। अब स्पेसिफिक आइटम टेस्टिंग कैसे हो सकती है? वो कब सिलेक्ट करेंगे? जब हाई वैल्यू के आइटम्स हो, मतलब वैल्यू बहुत ज्यादा है। सस्पिशियस आइटम्स भी है, मतलब आपको लगता है कि वहां पे फ्रॉड के चांसेस है, वहां पे मैनिपुलेशन के चांसेस है। अगर वहां पे मैनिपुलेशन या फ्रॉड के चांसेस है, तो आपको सस्पिशियस एंट्री, सस्पिशियस आइटम्स को आपको खुद से चेक करना पड़ेगा और डिटेल में चेक करना पड़ेगा। लेकिन स्पेसिफिक आइटम्स, देन अनयूजुअल ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, ऐसे ट्रांजेक्शन जो हर बार नहीं होते, कभी कभार होते हैं, रिकरिंग नहीं, नॉन रिकरिंग आइटम्स। तो अनयूजुअल ट्रांजेक्शन आपको अगर आइडेंटिफाई होते हैं कि हर साल में तो पूरी बार तो हर बार तो नहीं हो रहा, तो फिर आज की हुआ या इस बार की हुआ, ऐसे ट्रांजेक्शन को होते हैं अनयूजुअल ट्रांजेक्शन, कभी कभार होते हैं, ऑफन। तो वैसे ट्रांजेक्शन को भी आपको स्पेसिफिकली वो सिलेक्ट करके देखना चाहिए, उनको टेस्टिंग करना चाहिए अलग से। टेस्ट ऑल ट्रांजेक्शन अबाउट 1 लाख डॉलर, जितने भी ट्रांजेक्शन है इस लिमिट के ऊपर, उन सबको टेस्ट करना है। तो इसका मतलब इससे कम वाले हम वो बच जाएंगे, उनको आप छोड़ सकते हो, उनको आप स्किप कर सकते हो। मतलब ये हाई वैल्यू का भी हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो गए, और अनयूजुअल ट्रांजेक्शन भी आप इसी तरह से देख सकते हो। एंड सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग किस तरह से हो सकता है? तो सैम्पलिंग में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। रिप्रेजेंटेटिव मतलब एक होता है पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगा,
ठीक है, उसमें से आपको कुछ सैंपल सिलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज ये है सैंपल, इतना सा सैंपल है, ऐसे 2-3 और सैंपल है, 3-4 और सैंपल है। आप सैंपल ऐसे सिलेक्ट करो कि ये पूरे पॉपुलेशन का डेटा उसके अंदर आना चाहिए, कोई भी ऐसा छूटना नहीं चाहिए, पॉपुलेशन में से कुछ ऐसा छूटना नहीं चाहिए जिसमें से सैंपल, और सैंपल इज छोटी आइटम, छोटी क्वांटिटी थे या कम क्वांटिटी सिलेक्ट करना। रैंडम सैंपलिंग भी होती है, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग भी होती है, सैंपलिंग के टाइप्स आपको बताओगे। तो वो कब यूज होता है, जब आपके पास लार्ज पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा बड़ा पॉपुलेशन है, उसमें से आपको कुछ स्पेसिफिक आइटम सिलेक्ट करनी है, कुछ टेस्टिंग सिलेक्ट करनी है, तो आप सैंपलिंग कर सकते हो। और इसमें मॉडरेट रिस्क है, रिस्क ज्यादा नहीं। अगर रिस्क ज्यादा है तो फिर आपको वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन देखने पड़ेंगे। आपको लगता है कि रिस्क बहुत कम है लेकिन लार्ज पॉपुलेशन है, तो उस टाइम पे हम सैंपलिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, रैंडम सैंपलिंग या स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। फॉर एग्जांपल, सेल्स इनवॉइस है 10,000, तो टेस्ट करेंगे 60 इनवॉइसेस यूजिंग रैंडम सैंपलिंग। अब रैंडम सैंपलिंग ले लो, टोटल कितने इनवॉइस है, जैसे 100 इनवॉइस है या 200 इनवॉइस है, आप 60 सिलेक्ट करो। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रिस्क, कितना रिस्क है वो डिपेंड आपको आपको करना पड़ेगा, कि आपको पता होना चाहिए कि कितना रिस्क है। आपने कहीं ना कहीं सारे ट्रांजेक्शन देखे होंगे, वहां पे आपको जजमेंट लगाना है, और ये जजमेंट आपका खुद का पर्सनल जजमेंट होगा, लेकिन प्रोफेशनली लेना है जजमेंट। और इस तरह से हम सैम्पलिंग सेलेक्ट करेंगे। चलिए अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक, कि किस तरह से ऑटोमेटेड टूल्स और टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, कौन कौन से मॉडर्न ऑडिट्स में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है। एक है टेस्ट डेटा, आप डेटा टेस्टिंग कर सकते हो। ऑडिटर इनपुट्स फेक ट्रांजैक्शंस इनटू सिस्टम्स, सिस्टम्स कंप्यूटर सिस्टम्स जहाँ पे इंटरनल कंट्रोल चल रहे हैं, जहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग चल रही है, तो उस सिस्टम के अंदर आप कुछ फेक ट्रांजैक्शंस को इनपुट कर दो। एज ए ऑडिटर आप कुछ फेक ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व कर दो उसके अंदर। अगर वो इनवैलिड सपोर्ट कोड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एंटर करना है आपको इनवैलिड सपोर्ट कोड, आपने कोई सप्लायर का कोड इनवैलिड डाल दिया, ऐसे ही गलती से कुछ भी नंबर डाल दिया, तो क्या आपका सिस्टम, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम यूज हो रहा है, क्या इंटरनल कंट्रोल उसको रिजेक्ट करता है क्या? अगर उसने रिजेक्ट किया तो इसका मतलब है कि कंट्रोल सही से चल रहे हैं। अगर वो रिजेक्ट नहीं करता और अगर वो पास कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कंट्रोल्स आपके बहुत ही ज्यादा वीक है। और अगर जितना कंट्रोल वीक होगा, आपको अपनी सबसे ज्यादा मोर सब्सटेंटिव प्रोसीजर आपको यूज करना पड़ेगा, तो अपने प्रोसीजर बढ़ानी पड़ेगी, एडिशनल वर्क आपको करना पड़ेगा। अगर कंट्रोल वीक है तो, अगर कंट्रोल सही है मतलब आपको सिस्टम्स जो इनवैलिड सप्लाई का कोड है अगर वो रिजेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब सिस्टम जो है आपका स्मूथली काम कर रहा है। देन ऑडिट सॉफ्टवेयर, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑडिट सॉफ्टवेयर कह सकते हो उसको, कि आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो टू एनालाइज द फुल डेटा सेट, पूरा डेटा, कंपनी का डेटा आप सॉफ्टवेयर के जरिए भी आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पे ऑडिट किस तरह से होगा। ऑटोमेटिक टूल्स है जो कि जनरली अवेलेबल है मार्केट में। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा डुप्लीकेट पेमेंट्स। अब डुप्लीकेट पेमेंट होगा तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके दे देगा आपको कि ये वाला जो है वो डुप्लीकेट पेमेंट है। या फिर सर्च नेगेटिव इन्वेंट्री, नेगेटिव इन्वेंट्री है, स्टॉक आपका माइनस में जा चुका है, तो वो भी आइडेंटिफाई करके देगा, वो डिटेक्ट करके देगा कि यहाँ पे नेगेटिव इन्वेंट्री अवेलेबल है। तो ये सारे जो ना वो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है। देन थर्ड वन डेटा एनालिटिक टूल्स। अब कुछ टूल्स होंगे जो आप यूज कर सकते हो फॉर डेटा एनालिसिस के लिए। इट इज यूज फॉर ट्रेंड एनालिसिस, जैसे एक्सेल हो गया, आप उसको यूज कर सकते हो। पावर बीआई, अलग अलग टूल्स आप यूज करते हो, या फिर ट्रेन एनालिसिस के लिए ऑब्वियसली एक्सेल है, फिर अलग अलग सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो, डेटा कुछ टूल्स यूज कर सकते हो। एआई के जमाने में बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको आराम से मिल जाएंगे, कि ऑडिट अगर आपको कुछ करना है तो किस तरह से आप ऑडिट करोगे। डेटा देना है आपको, उसमें से पिकअप करवाना है कि कहाँ पे क्या गलती हो सकती है, क्या ट्रेन एनालिसिस क्या कहता है, आउटलायर को किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। आउटलायर्स का मतलब है कि क्या कहते हैं उसको, कि जनरली आउटलायर्स का मतलब है कि डेटा से अलग है, या फिर ऑड वन आउट, ऑड पर्सन है, जो कि डेटा के बिलोंग्स नहीं करता है ऐसा। फिर पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है, पैटर्न रिकॉग्निशन भी पॉसिबल है थ्रू दी एनालिटिकल टूल्स। तो ऐसे कुछ टूल्स भी यूज कर सकते हैं ऑडिटर चाहे तो। फॉर एग्जांपल फाइंड सेल्स मेड ऑन संडेज व्हेन कंपनी क्लोज, जब कंपनी बंद है तो सेल्स कैसे हो सकता है, अगर संडे को कंपनी बंद है तो सेल्स होने के चांसेस बहुत ही कम है, हो ही नहीं, पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर वहां पे सेल हुआ है तो मतलब ये है कि वो पॉसिबल है कि फ्रॉड हुआ है वहां पे। अगर फ्रॉड हुआ है तो यू कैन आराम से आप डिटेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे फ्रॉड है। तो कुछ ऐसे टूल्स और टेक्निक आपको यूज करनी चाहिए। और ऑडिटर का जो माइंड है ना वो बहुत ही शार्प होना चाहिए एनालिसिस के टाइम पे, कि कहाँ पे